So students, now we are going to discuss van der Waal equation in detail. अब हम इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे अब, ठीक। जैसे हमारे पास टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय van der Waal इक्वेशन। ओके, तो हम van der Waal इक्वेशन पढ़ चुके हैं। van der Waal इक्वेशन क्या थी? P प्लस ए एन स्क्र बाय वी स्क्र डिवाइडेड बाय वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। दिस वॉज दी van der Waal इक्वेशन। ओके, बट अगर फॉर 1 मोल लिखना हो, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन यहाँ पे क्या डेजिग्नेट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ना। एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 1 मोल के लिए van der Waal इक्वेशन लिखनी हो तो दैट इज दिस, ये रही आपके पास van der Waal इक्वेशन फॉर 1 मोल, whereas A and B are the constant depend upon the nature of gas। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे ये जो van der Waal इक्वेशन है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है, इसकी कैसे फॉर्म्स चेंज होंगी। और कोई ऐसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी है जिसपे ये वाली जो आपके पास van der Waal इक्वेशन है वो पीवी इक्वल टू आर टी बन जाए, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन बन जाए, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 हमने बोल ही दिया, ठीक है। अब देखेंगे इसकी डेरिवेशन करके, डेरिवेशन से ही इसके इस एक्सप्रेशन से ही देखेंगे कि किन टेम्परेचर और प्रेशर पे हम कहते हैं ना हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस जो है वो आइडली बिहेव करती है। अब उसको प्रूव भी करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ van der Waal इक्वेशन। जैसे एट लो प्रेशर, अब देखते हैं अगर आपके पास प्रेशर बहुत लो है और मैंने एक चीज क्या कंसिडर करी है, गैस का 1 मोल लिया हुआ हम, इसलिए एन की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, तो मैं इस van der Waal इक्वेशन को लूंगा। एट वेरी लो प्रेशर, जब लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? अगर प्रेशर लो है मींस वॉल्यूम बहुत हाई होगा। यू नो दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है? ए को डिवाइड होती है वी स्क्वायर से। जब वी बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये वाली वैल्यू, ये जो रेशो है ये बहुत कम आएगी, छोटी वैल्यू आएगी इसकी। तो इस रेशो को अगर नेग्लेक्ट ही कर दें यहाँ से, दैट मींस ए बाय वी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एंड ऑल्सो वी इज नेग्लिजिबल। वी क्यों नेग्लिजिबल है? ये तो वैल्यू बहुत छोटी होगी थी इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया इसको पी के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये जो v की वैल्यू है, हमने बोला ना अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में b को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू मान लो 1000 है और b की वैल्यू है 0.01, तो उसके कंपैरिजन में 1000 में से 0.01 निकालो ना निकालो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है। तो इट मींस जब आपके पास प्रेशर लो होता है तो आपका a बाय वी स्क्वायर ये वाला फैक्टर और b ये वाला फैक्टर, ये दोनों फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर ये भी नेग्लिजिबल हो जाए ये भी नेग्लिजिबल हो जाए तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पीवी इक्वल टू आर टी बन जाएगी ना, आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मतलब लो प्रेशर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, क्योंकि लो प्रेशर पे आपने देखा जो van der Waal इक्वेशन है जो कि रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है उसको आप आइडियल गैस जैसी आ जाती है वो, क्योंकि ये दोनों फैक्टर नेग्लेक्ट हो जाते हैं तब। एट एट पी लो means v high means a by v square is negligible and also b is negligible, so equation become pv equal to rt, ideal gas behavior is there। अगर इक्वेशन ये वाली बन रही है इट मींस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तब गैस, ठीक है। तभी बोलते हैं लो प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव करती है। अगर मॉडरेट प्रेशर हो, ठीक ठाक, ना बहुत लो ना बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, तो अब क्या होगा? वॉल्यूम कोई मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होगा बहुत कम भी नहीं होगा, तो इस वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके। बट बी को नेग्लेक्ट अभी भी कर सकते हैं क्योंकि मॉडरेट प्रेशर है, ठीक है, ठीक ठाक प्रेशर है, तो वॉल्यूम की कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी, वॉल्यूम की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी जिसके कंपैरिजन में बी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ओके। वाइल बी कैन बी नेग्लेक्टेड, सो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, तो क्या बन गई? P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। दिस इज दी van der Waal इक्वेशन एट मॉडरेट प्रेशर जो फॉलो होगी। तो ओके, एज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस इज स्टिल सो स्मॉल एज कंपैरिजन टू बी। ओके ओके, उल्टा मैंने लिख दिया था, वेट, यहाँ पे बी नेग्लेक्ट करना था ना, सॉरी गलत बोल गया मैं। बी नेग्लेक्ट करना है, ये नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो क्या बन गया आपके पास? योर van der Waal इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ओके। ये आपकी बन गई van der Waal इक्वेशन एट मॉडरेट प्रेशर, तो ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी। और यहाँ से अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकालनी हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपके पास। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी की रेशो को बोलते हैं ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बस हमने वही निकालना है। तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। हमने क्या किया?
एन आर यहाँ पे आर टी से डिवाइड कर दिया सभी को, आर टी ये 1 बन गया, ये एज इट इज रहा पीवी बाई आर टी, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 ले रखी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो पीवी बाई आर टी की वैल्यू क्या है, इसको जेड बोलेंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी, यहाँ से हमने क्या लिख दिया इसको जेड, और ये उधर जाके माइनस हो गया, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी। मतलब मॉडरेट प्रेशर पे जिन गैसेस के लिए ए की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, जब नेग्लेक्ट नहीं होती, तो उस टाइम जेड की वैल्यू जो है वो 1 माइनस ए बाय वी आर टी आती है। मतलब 1 में से कुछ माइनस हो रहा होता है, मतलब ये वाला जो ओवरऑल आएगा दैट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है कि जेड विल बी लेस देन 1 अंडर सच कंडीशंस। इसका मतलब गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल, मॉडरेट प्रेशर पे गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल। ओके, क्योंकि हमने पीवी बाय आर टी को जेड पुट किया। हम बट हमारे पास दो गैसेस ऐसी हैं जिनके लिए जेड कभी भी लेस देन 1 नहीं आता, हमने इनके ग्राफ्स में भी देखा था। ओके, कौन कौन सी गैसेज हैं वो, हाइड्रोजन और हीलियम है। क्यों इनके लिए लेस देन 1 क्यों नहीं आता, उसका रीजन है इनके लिए जो ए की वैल्यू है, ए क्या डेजिग्नेट करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल गैस का दूसरे पार्टिकल के साथ कितने स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, इन दोनों के लिए ए की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करते। इसलिए मिनिमम टू मिनिमम इनके लिए जेड की वैल्यू, क्योंकि ये तो कभी आएगा नहीं इनके केस में, क्योंकि ये तो हमेशा नेग्लिजिबल ही आएगा, तो मिनिमम टू मिनिमम इनके लिए जेड इक्वल टू 1 हो सकता है, उससे कम कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम जेड ग्रेटर देन 1 ऑलवेज as A is very very small for these gases, hence Z can never less than 1 for these two gases. Okay, उसका रीजन क्या है, A is negligible for these two, इन दोनों के लिए A की वैल्यू बहुत कम है, चाहे इनका टेबल से वैल्यू देख लो, हाइड्रोजन के लिए देखो कितनी कम है और हीलियम के लिए देखो कितनी कम। ठीक है, ये नेग्लिजिबल हो गई है। ओके, सो दैट्स इट। मतलब मॉडरेट प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम को अगर छोड़ दें, वो गैस जिसके लिए ए की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, उस टाइम अगर हम z का एक्सप्रेशन निकाल के देखें तो z विल बी कम्स आउट टू बी 1 माइनस ए बाय वी आर टी। तो इस फैक्टर की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मतलब 1 में से कुछ माइनस होगा, तो मीन z विल बी लेस देन 1 इन अंडर मॉडरेट प्रेशर। ओके, फॉर सच गैसेस। अब आगे देखते हैं एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, ठीक, एज पी इज वेरी हाई, जब पी बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो अब ये पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि पी इज वेरी वेरी हाई। तो इसके कंपैरिजन में हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, क्लियर। एंड बी इज सो स्मॉल, और इसमें बी की वैल्यू, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो गैस बहुत ज्यादा दब जाती है, तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है ना उसका गैस का, जब उसको ज्यादा दबा दोगे गैस को। ओके, तो अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में बी को नेग्लेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बी बहुत कम है, तो जो इसकी भी अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू हो तो उसको उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मानो, ठीक है, नेग्लेक्शन का रूल बताता हूँ कि नेग्लेक्ट कब करते हैं कब नहीं करते। उसके लिए आप ऐसे सोचो, मान लो किसी से आपने 1 लाख रुपए लेना है, आपने किसी को उधारा दिया था, एक उधारा नहीं मतलब मान लो वैसे 1 लाख रुपए उसने लेना है, उससे लेना है आपने। ठीक, क्लियर। मतलब आपने कोई उसका काम करा है, उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए मिलना है। उसने बोला कि ये ले, वो जब पेमेंट का दिन था तब उसने क्या किया, तब उसने आपको दिया लेट अस से 99,990 रुपीज। तो आपने बोला कोई नहीं, ठीक है, लड़ने थोड़ा लगे होगे उससे कि चल ठीक है यार, 1 लाख रुपए लेना है, 10 रुपए कम दिए कोई बात नहीं, 10 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेरिजन टू दिस अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है। ओके, क्लियर। बट मान लो अगर आपने पैसे लेने होते और 100 रुपए लेना होता, और 100 में कोई आपके 10 रुपए गायब कर जाए और बोले कि नहीं यार 90 ले ला, तो आप लड़ने नहीं लग जाओगे उससे? क्यों, क्योंकि 100 के कंपैरिजन में 10 को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप बड़े दिल वाले हो और आप ना लड़ो, तो इट मींस नेग्लेक्शन का ये रूल होता है। अब देखो अगर v बहुत छोटा है, तो मान लेते हैं कि v की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू उस गैस के लिए 0.1 है, तो अब 0.1 को 1 के लिए नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतना भी छोटा नहीं है 1 से। ओके,
तो यहाँ पे बी की वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। यू नो दैट प्रेशर हाई होने पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर ये हाई है तो इट मीन ये कम होगा, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशन चलता है। तो बी इज सो स्मॉल दैट बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो बी को उसको कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं करना। हाँ, बट पी इतना ज्यादा है उसके कंपैरिजन में ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ से फिर जेड का रिलेशन निकालते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी प्लस बी पी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होती है, पी वी बाई आर टी ना, फॉर 1 मोल। तो हमने दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया आपके पास, पी वी बाई आर टी, इसको लिख देंगे जेड, दिस कम्स आउट टू 1 प्लस बी पी प्लस आर टी। तो अब की बार क्या हो रहा है, अब 1 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो इट मीन जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इट मीन्स एट हाई प्रेशर जो गैसेज होती हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, मीन्स दे बिकम लेस कंप्रेसिबल। ओके, शुरू में जब आपके पास मॉडरेट प्रेशर होता है तब क्या होता है, तब वो दे बिकम मोर कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेस हो रही होती हैं, मतलब जितना दबना चाहिए उससे भी ज्यादा दब जाती हैं जब आप दबाते हो उनको। ओके, बट जब ऑलरेडी आपने उनको बहुत ज्यादा दबा दिया हुआ है, इसको ऐसे समझो, अब आप अपने ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा दबा दिया हुआ है, तो एक लिमिट आएगी ना जब वो क्या करेगी, वो अब ज्यादा दबने नहीं देगी अपने आप। ओके, तो इट मीन्स उस टाइम होता क्या है, उस टाइम जेड ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ओके, अंडर सच कंडीशन, और वो कंडीशन कौन सी है, हाई प्रेशर। ओके, अब बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो तो इस टाइम क्या होगा आपको, यू नो दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चार्ल्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर वी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ए बाय वी स्क्र, ये तो बहुत कम आएगा क्योंकि बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये रेशो बहुत छोटी आ जाएगी। और बी, बी भी बहुत ज्यादा, बहुत कम आएगा। बी क्यों कम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बी उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो गया, और बी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये वैसे फैक्टर बहुत छोटा हो गया। ओके, तो अब ये दोनों फैक्टर नेग्लेक्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, पी वी इक्वल टू आर टी। और ये कौन सी इक्वेशन है, आइडल गैस इक्वेशन। तो एट हाई टेम्परेचर भी आपकी जो वॉन्डरबॉल इक्वेशन है वो आइडल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और एट लो प्रेशर भी सेम हुआ था। तभी हम बोलते हैं ये थ्योरेटिकल प्रूफ है बाय वॉन्डरबॉल इक्वेशन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल प्रूफ है कि एट लो प्रेशर भी आपकी गैस जो है वो आइडली बिहेव करती है, चाहे वो रियल गैस ही है, और एक्चुअल में सारी गैसेज होती रियल है। और एट हाई टेम्परेचर भी आपकी जो गैस है दैट बिहेव एज अ आइडल गैस, क्योंकि तब वो आइडल गैस इक्वेशन को ओबे करवा रही होती है। ये प्रूफ है, थ्योरेटिकल प्रूफ है, प्रैक्टिकली तो ऑब्जर्व हुआ ही है। अब ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, वंडरवॉल इक्वेशन की हेल्प से हमने करा। ओके, नेक्स्ट, अब न्यूमेरिकल्स, वंडरवॉल इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 110 gram of carbon dioxide in a vessel of 2 liter capacity at 37 डिग्री सेल्सियस। आपने एक 2 लीटर का कंटेनर लिया, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर दी। कितनी गैस फिल करी है कार्बन डाइऑक्साइड, 110 ग्राम। ओके, और टेम्परेचर कितना है उस टाइम, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 310 केल्विन। ओके, क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रियल गैस, और उसके लिए आपको दे भी रखा है, गिवन दैट वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी इज दिस, कंपेयर द वैल्यू विद द कैलकुलेटेड वैल्यू इफ द गैस वाज कंसिडर्ड टू बी आइडल। मतलब पहले से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए और बी की वैल्यू दे रखी है, इट मींस आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है, वेंडरवॉल इक्वेशन लगानी है। वेंडरवॉल इक्वेशन लगा के आपने प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा कंटेनर की वॉल के ऊपर वो निकालना है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये होता है ना, पी इक्वल, ये वंडरवॉल इक्वेशन लगा दी, आपको पी को छोड़ के बाकी सभी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ए गिवन है, बी गिवन है, मान लिया, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी गिवन है, ये भी मान लिया, ठीक है, टेम्परेचर भी गिवन है, ये भी मान लिया, बट एन तो दिया ही नहीं हुआ। दिया हुआ ये रहा, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कितनी गैस फिल करी है उस कंटेनर में, 110 ग्राम ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे,
गिवन वेट बाय मोलर वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट कितना होता है 44 ग्राम, तो गिवन वेट कितना है 110 ग्राम डिवाइड बाय 44, तो इसको कर सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 2.5 ग्राम। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2.5 है। बस पी को छोड़ के बाकी सब गिवन है, तो पी के लिए सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को। ओके, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा आपको बता रहा हूँ कितना आ रहा है 28 एटमोस्फेयर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ कंटेनर पे 28 एटमोस्फेयर। बट आगे एक और क्वेश्चन में पार्ट दिया हुआ, कंपेयर द वैल्यू विद द कैलकुलेटेड वैल्यू इफ द गैस वाज कंसीडर्ड टू बी आइडल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक आइडल गैस होता तब तो वंडरवॉल इक्वेशन नहीं ना लगनी थी, तब कौन सी इक्वेशन लगनी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इस इक्वेशन से अगर प्रेशर निकालें तब कितना आना था, इस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू पुट करने के बाद आनी थी 31.8 एटमोस्फेयर। तो आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, 3.8 एटमोस्फेयर का डिफरेंस है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रियल होती तो 31.8 एटमोस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट करती, बट एक्चुअल में 28 एटमोस्फेयर का प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ओके, so this was your problem number first. Now problem number second, calculate the temperature of 2 moles of sulfur dioxide, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिए हुए हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है गैस कंटेन्ड इन 5 लीटर वेसल एट 10 बार प्रेशर। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। ओके, बस आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और इसके लिए वॉन्डरवॉल कांस्टेंट दे रखे हैं, मतलब वॉन्डरवॉल इक्वेशन लगेगी। वॉन्डरवॉल इक्वेशन में आपके पास टेम्परेचर को छोड़ के सब कुछ दे रखा है, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो, खत्म। तो टेम्परेचर कितना आया 326 केल्विन। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये न्यूमेरिकल थे दो जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन के बेसिस पे थे। डन। चलो आगे थोड़ा सा टॉपिक रह गया अब। ठीक है, बस ज्यादा हार्डली 5-10 मिनट का काम है और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होता है? आपके रसोई में जो सिलेंडर आता है उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड होता है, एक्चुअल में वो पेट्रोलियम गैस है जिसको लिक्विफाइड किया गया है, तभी उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। किसी गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हो, मान लो इस कंटेनर में गैस है तो उसको compressor लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? compressor to low temperature. ठीक है, वी हैव टू प्रेस इट, गैस को प्रेस करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर हाई करना पड़ेगा। ओके, और साथ में इसको कूल करते चलो और ठंडा भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर हाई करोगे तो भी जो गैस है वो कंप्रेस हो, लिक्विफाई होगी, और कूल करने पे भी लिक्विफाई होगी। ओके, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए क्या चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। आइडल गैस कंडीशन पे गैसेस बिहेव करती है उल्टा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, क्लियर। तभी तो बोलते हैं रियल गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और अगर वो गैस ही नहीं रहा तो गैस लॉ कैसे ओबे करेगा, तभी तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी हमें। ठीक, तो लिक्विफिकेशन कैसे होती है, यू हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर, प्रेशर हाई रखना है, टेम्परेचर लो रखना है। ठीक, क्लियर। तो उसमें नहीं जाने वाले, ये अभी 8th-9th में पढ़ चुके हो आप कि कैसे करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब इसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ एक टर्म्स हैं जो कंपटीशन में खासकर काम में आती हैं। क्या टर्म है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, और उसके बाद एक क्रिटिकल डेंसिटी भी आती है। ओके, अभी मैं अब उसकी बात करूंगा। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको ध्यान से सुनना आप। द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on the gas। जैसे मैंने क्या बोला कि आपने क्या किया, आपने कंटेनर में गैस ली, उसको कूल करना शुरू कर दिया, ठीक है, और साथ में हाई प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। बट हर गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि मान लो आपने उस गैस पे, जैसे मान लो कोई गैस है एक्स, उसके लिए वो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो गैस है तो उसको जितना मर्जी दबा दो, मतलब चाहे पूरा प्रेस कर दो, इतना प्रेस कर दो कि ये पिस्टन बिल्कुल बेस से टच हो जाए, फिर भी वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर।
ऐसा टेम्परेचर अगर उस गैस के लिए, हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अपना अपना होता है, ठीक है। अगर उस गैस को आप उस टेम्परेचर से अबव वाले टेम्परेचर पे रखोगे तो उस गैस को कभी भी आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हाई प्रेशर लगा लेना, फिर कभी भी आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके, जैसे हीलियम के लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर है 5.3 केल्विन, अमोनियम के लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.05 केल्विन, ठीक है। अब अमोनियम के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्यों है? क्योंकि लो टेम्परेचर पे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर जाता है। ओके, क्लियर? तो इजीली लिक्विफाई हो जाता है अगर इससे टेम्परेचर कम हो। हाँ, इससे अगर ज्यादा होगा तब अमोनिया, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, और जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, तब इनको जितना मर्जी दबाते रहो तब भी ये इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और इसलिए कभी भी लिक्विफाई होंगे ही नहीं। तो वो गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी हाई आती है, और वो गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी लो होती है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम कौन सा फैक्टर लेते हैं, ए। तो इट मींस किसी गैस के लिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, सीटी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है इट मींस उस गैस के लिए ए की वैल्यू भी हाई है, मतलब उसका जो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए है वो भी हाई होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे टेबल दे रखा है ये वाला, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है उसकी ए की वैल्यू भी हाई है, जितना ज्यादा हाई है उतनी ही ए की वैल्यू हाई है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से आप ए का कंपैरिजन कर सकते हो दो गैसेस का। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 304.2 केल्विन है और अमोनिया के लिए 405.0 केल्विन है। तो यहाँ से आप चाहे आपको वैल्यूज ना भी पता होंगी तो भी आप क्या पता लगा लोगे कि किसका ए हाई होगा किसका ए कम होगा, ये आपको पता लग जाएगा ना कि अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इट मीन इसका ए हाई है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, इट मीन ए की वैल्यू लो होगी। ओके, और वो आप देख सकते हो, ठीक। और जिसके लिए ए की वैल्यू हाई है, ए की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना, ठीक। उसको लिक्विफाई करना उतना ही इजी है। इवन अमोनिया तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। ओके, द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ सम गैसेस, जैसे इन्हीं गैसेस के लिए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगी, सबसे इजीली लिक्विफाई किसको कर सकते हो इन सभी में से, सल्फर डाइऑक्साइड को, जिसके लिए ए की वैल्यू हाईएस्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हाईएस्ट है। और सबसे डिफिकल्टली कौन सी होगी, हीलियम, क्योंकि ए की वैल्यू सबसे कम है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत लो है, 5.3 केल्विन, मतलब अगर टेम्परेचर 5.3 केल्विन से बिलो रखोगे तब इसको लिक्विफाई किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके, और 5.3 केल्विन से अगर अबव है फिर इसको आप लिक्विफाई कर ही नहीं सकते जितना मर्जी दबाते रहो। तभी तो कभी भी आपको हीलियम लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन के अराउंड, और इसका क्रिटिकल प्रेशर देखो कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखो कितना है, 5.2 केल्विन। ओके, तो ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्रिटिकल प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर। मान लो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आपने टेम्परेचर कर रखा है, उस टेम्परेचर पे गैस को, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो गैस लिक्विफाई हो सकती है, उससे अबव नहीं होने देना। उससे अबव अगर टेम्परेचर हो गया चाहे 1 डिग्री सेल्सियस ही हो गया, तब वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा देना। बट क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए कितना प्रेशर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। ओके, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, जब आपने क्रिटिकल प्रेशर पे किसी गैस को रखा है और उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखा हुआ है, जब कंडीशनें क्रिटिकल वाली रखी हुई हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तब उस गैस का वॉल्यूम कितना है, उस टाइम वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वॉल्यूम। दैट्स इट, ठीक है। मतलब मेन इसमें क्वांटिटी जो याद रखने वाली है वो ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए कितना प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर।
और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे किसी गैस का वॉल्यूम कितना है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। सिंपल। एट क्रिटिकल पॉइंट, चलो अभी ये पॉइंट अभी नहीं मैं पढ़ने वाला, ठीक। एट क्रिटिकल पॉइंट, ये एक डेजिग्नेट कर रहा हूँ मैं पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना। एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जब कंडीशनें कौन सी है, क्रिटिकल वाली, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल ही वॉल्यूम है। एट क्रिटिकल पॉइंट the density of the substance in gaseous state and liquid state are same and there is no distinction। क्रिटिकल पॉइंट पे, जैसे मान लो वाटर है, वाटर अपने क्रिटिकल पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो उस टाइम वाटर के जो वेपर बनेंगे उनकी डेंसिटी, और जो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि आधा वाटर मान लो वेपर स्टेट में होगा, आधा वाटर मान लो लिक्विड स्टेट में होगा, तो जो वेपर स्टेट में वाटर है उसकी डेंसिटी और जो ये लिक्विड स्टेट में वाटर है उसकी डेंसिटी, वो दोनों सेम होंगी। ओके, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल डेंसिटी। ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आर सेम एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन। ओके, तो ये आपका पॉइंट नोट करने वाला था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये वैसे कर्व आपको इतना समझना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इतना समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 30.98 डिग्री सेल्सियस होती है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू 73.9 बार होती है, और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू 0.0956 लीटर पर मोल होती है। मतलब एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है तब। ओके, और लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडल गैस एंड रियल गैस। ओके, ये तो आपको अब तक पता लग ही चुका होगा। आइडल गैस क्या होती है? इट ओबेज गैस लॉ। जो गैसेस लॉ पढ़े हैं हमने, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसिक्स लॉ, ठीक है, जो आइडल गैस है वो गैसेस लॉ को ऑल कंडीशंस पे ओबे करती है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो सभी पे ओबे करेगी, बट एक्चुअल में ऐसी कोई गैस बनी नहीं है। ठीक है, बट जो रियल गैस होती है वो गैसेस लॉ को, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ, उन लॉज की बात कर रहे हैं। गैसेस लॉ को कब ओबे करती है? अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि उस टाइम इस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वो आइडली बिहेव करती है। नो गैस इज आइडल, कोई भी गैस आइडल है नहीं वैसे। ठीक है, कोई भी इंसान भगवान है नहीं, भगवान भगवान ही है, वो आइडल केस है। ओके, ऑल गैसेज आर रियल, सारे बंदे रियल ही हैं। ओके, कुछ ना कुछ कमी किसी में मिल ही जाएगी, चाहे जितना मर्जी परफेक्ट बन रहा हो वो। ओके, थर्ड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये तो काइनेटिक गैस थ्योरी का कंसेप्ट है कि आइडल गैस के केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट करना है एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, रियल के केस में ऐसा नहीं होता। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, बट एक्चुअल में होता नहीं है ना, होता है कुछ ना कुछ फोर्स होता है। ठीक है, तो आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैसेस कौन से लॉ को ओबे करती हैं? आइडल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं, पीबी इक्वल टू एनआरटी, जो कि गैसेस लॉ को कंबाइन करके बना हुआ है। इस ये कैसे बना है? बॉयल लॉ कंबाइन किया आपने, चार्ल्स लॉ को कंबाइन किया, गैल्यूसिक्स लॉ कंबाइन किया, उसके बाद बनी ना आपके पास ये वाली इक्वेशन। बट जो रियल गैस है वो कौन सी इक्वेशन को, रियल गैसेस जो है वो कौन सी इक्वेशन को ओबे करती हैं? वैन डर वाल इक्वेशन को। और उसमें ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी जब भी न्यूमेरिकल निकालने को बोला जाएगा। ओके, so this is difference between ideal gas and real gas। okay, so that's it with fifth chapter। ठीक है, खत्म है जी आपका ये